नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है और कहा है अगर होर्मुज नहीं खुला तो फिर ईरान अपनी तबाही देखेगा। ईरान को तबाह करने की यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने में सैकड़ों बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाली है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर असलियत सबके सामने आ गई है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट। नतीजे, रिजल्ट जीरो। तो क्या हवाबाज ट्रंप की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है? ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए पानी पैसे की तरह बहाया, ताकत का इस्तेमाल किया, जासूस लगाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया। घातक से घातक हथियार तैनात कर दिए, दिन रात हमले किए, लगातार धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक महीने के बाद अगर आज डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा जाए कि एक महीने के लगातार अमेरिका इजराइल के हमले के बाद क्या आया तुम्हारे हाथ में? अरबों डॉलर का नुकसान, बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों का नुकसान। ट्रंप का दावा अगले ही पल हवा हो जाता है। एक तरफ वो ईरान को धमकाते हैं, दूसरी तरफ उनकी रणनीतियां गुब्बारे की तरह खुद ही फट जाती हैं। एक महीने के हमले में ना ईरान झुका, ना उसकी ताकत कम हुई। ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर का नतीजा मिनिमम भी नहीं निकला। यह एक्सपोज कर गया उस नीति को जिसमें सिर्फ शोर था, दम नहीं था। ईरान के खिलाफ हथियार फूंक दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, खजाना खाली कर दिया, लेकिन नतीजा सिफर। ट्रंप के दावे बेकार गए, बेमतलब गए, हवाई हो गए। तो क्या वाकई ट्रंप कोई समाधान चाहते थे या सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे? और ईरान पर हमले का मकसद क्या था? आज इसी पर चर्चा। और अब आगे क्या ट्रंप करेंगे इस पर बहस दुनिया के सबसे जबरदस्त पैनल के साथ, इंटरनेशनल डिबेट। और इस खबर की तह तक जाएंगे और समझेंगे एक महीने में क्या अचीव किया अमेरिका और इजराइल ने। क्यों अमेरिका और इजराइल के हाथ अभी भी खाली और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हवा में तीर चला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर खुद को बताते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, जिन्होंने ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले ईरान को धमकी दी थी कि ईरान ने अगर अमेरिका के साथ डील नहीं की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जंग को ठीक एक महीना हो चुका है और आज हकीकत आपके सामने। मैं हर रोज आपको तस्वीरें दिखाता हूं, डिटेल्स बताता हूं, फैक्ट सामने रखता हूं, डेटा सामने रखता हूं। तो क्या एक महीने में अमेरिका और इजराइल ने वो हासिल किया जिसके लिए इस युद्ध की शुरुआत हुई थी? शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर की शुरुआत हुई थी? जवाब आपके सामने है। अमेरिका की पोल खुल चुकी है। दावा था कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, दावा था तेहरान की अर्थव्यवस्था को धूल चटा देंगे, दावा था रिजीम चेंज कर देंगे, दावा था ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर कहा जाए ऊंची दुकान फीका पकवान। ट्रंप ने ईरान को लेकर जो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, उन हसीन सपनों को ईरान ने अपनी ड्रोन्स और मिसाइल से हवा कर दिया। ट्रंप की गीदड़ भभकी के पीछे अरबों डॉलर तो सुहा हो गए, लेकिन इन अरबों डॉलर के एवज में डोनाल्ड ट्रंप को तेहरान से 1 लीटर तेल तक नहीं मिला। नतीजा ढाक के वही तीन पात। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भभकी दी है, धमकी दी है ईरान को। क्या गीदड़ भभकी दी है, आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के नए और ज्यादा समझदार शासन से हम बातचीत कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट खत्म करने पर बातचीत कर रहे हैं। होर्मुज को जल्द खोल देना चाहिए ईरान को, अगर नहीं खोला तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे।
खार को पूरी तरीके से तबाह करेंगे। पावर प्लांट और ऑयल वेसल्स को भी निशाना बनाया जाएगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ताजा तरीन धमकी। अब याद कीजिए 28 फरवरी से पहले के हालात कि हम तेहरान को 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में रिजीम चेंज कर देंगे, चुटकी बजाते ईरान को मसल देंगे और भी बहुत तरह की बातें। और इस 30 दिन को अपने दिमाग में आप रिवाइज कीजिए और सोचिए और देखिए और परखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए, जो वादे किए, जो गीदड़ बपकी जी जो धमकी दी, उनके नतीजे क्या हैं। और जरा 2018 को भी याद कीजिए। ट्रंप ने एक झटके में ईरान न्यूक्लियर डील को फाड़ कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ऐसी डील लाएंगे कि ईरान कांप जाएगा, थर्रा उठेगा। लेकिन हुआ क्या? नतीजा इसके उलट है। अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ट्रंप ने सोचा था सैंक्शन लगाकर ईरान को मजबूर कर देंगे, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की रफ्तार तेज कर दी और ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति में बनकर रह गए। अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर में डॉलर पानी की तरह बहाया, प्रतिबंधों की फौज खड़ी कर दी, 50,000 सैनिक लगा दिए, सबसे मजबूत माने जाने वाले एयरक्राफ्ट करियर्स तैनात कर दिए। लेकिन ना तो ईरान झुका और ना ही उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा कम हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां महज कागजी शेर साबित हुई। मिडल ईस्ट में जंग में इजराइल के साथ ट्रंप कूद तो गए, लेकिन अब इससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। 30 दिनों के जंग के बीच अब तक ट्रंप ने ईरान को धमकियां क्या क्या दी और उसके नतीजे क्या रहे, मैं दोनों आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। आइए देखते हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट धमकी है वो ये है कि खार द्वीप को अपने कब्जे में ले लेंगे। जल समझौता नहीं होने पर पावर प्लांट और तेल के कुओं को तबाह करेंगे। ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएंगे। ईरान पानी के लिए तड़प जाएगा। होर्मुज नहीं खुलने पर सैन्य कार्रवाई और आक्रामक करेंगे। किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करने नहीं देंगे। और यह कोई ताजा मामला नहीं है। ऐसी धमकियां ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से दे रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या है? अब युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं, सीजफायर की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं चल रही है। और ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी छाती ठोकर कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र करते हैं और वो इसे बड़ी जीत बताते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या ईरान सरेंडर मोड में आया? क्या ईरान ने अपनी रिजीम अमेरिका के हाथों में सौंपी? ईरान ने तो उल्टा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। दुनिया दहल गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध का नजारा दिख रहा है। ट्रंप ने कहा था अगर ईरान ने पलटवार किया तो 52 ठिकानों को तबाह कर देंगे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया तो होर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हाथ जोड़े दुनिया के अलग अलग देशों के पास गए, नेटो के पास भी गए, हमारी मदद कीजिए, होर्मुज खुलवाने में हमारी हेल्प कीजिए। इंटरनेशनल नेवी अलायंस बनाने लग गए, कहने लग गए कि होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया में ऑयल मार्केट पर प्रेशर बढ़ेगा। फिर कहने लगे कि होर्मुज से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके तेल टैंकर्स वहां फंसे हैं वो समझे। अब कह रहे हैं ईरान होर्मुज नहीं खोलेगा तो फिर ईरान को तबाह कर देंगे। तो ये दावे हवा हवाई हैं, ये धमकियां गीदड़ बपकी हैं। अगर आपको ट्रंप की हवा हवाई सच्चाई से वाकिफ होना है तो मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं। दावा क्या क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? दावा किया कि हमने ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सच्चाई यह है कि ईरान अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि 70% हथियार अभी भी ईरान के पास इंटैक्ट बचे हुए हैं। और अंदाजा तो यह भी है कि ईरान के वो हथियार अभी भी इंटैक्ट हैं जिसके बारे में शायद दुनिया नहीं जानती, अमेरिका इजराइल भी नहीं जानते। और यह बात तब सामने आई थी जब डियागो गार्सिया पर ईरान ने हमला कर दिया था, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी, जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। जबकि दुनिया यह बात जानती थी कि ईरान के पास 2500 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की मिसाइल है ही नहीं।
फिर दावा किया गया कि ईरान ने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को मान लिया है। सच्चाई निकलकर सामने आई, ईरान ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज कर दिया और उसके ऊपर ईरान ने अपनी 6 शर्तें रख दी। दावा किया गया जल्द युद्ध खत्म करने की बात होगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को कह दिया कि हम युद्ध जीत गए हैं, लेकिन सच्चाई यह रही कि होर्मुज आज भी ब्लॉक है। और अगर आप जंग जीत गए तो पिछले 1 महीने से क्या ईरान की हॉस्पिटैलिटी का आनंद ले रहे हैं? और होर्मुज क्यों बंद है अगर आप जंग जीत गए? अगर आपकी सेना इतनी पावरफुल है तो होर्मुज क्यों नहीं खुलवाया और दुनिया के सामने आपको गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, ट्रंप ने अपने अधिकारियों के बीच भी अपनी किरकिरी कराई। जॉन बोल्टन जैसे लोगों ने अपनी किताबों में साफ लिखा कि ईरान को लेकर ट्रंप के पास कोई ठोस विजन ही नहीं था। वो सिर्फ टीवी पर हेडलाइन बनाने के लिए धमकियां देते रहे। इसे हिंदी में कहते हैं थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलका जाए। एक और बहुत मशहूर कहावत है, कहावतों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। नीम हकीम खतरे जान, और ये नीम हकीम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने खतराए जान पूरे अमेरिका के लिए कर रखा है, पूरी दुनिया के लिए कर रखा है। यानी जिनके पास ज्ञान या रणनीति की कमी होती है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन आउटकम रिजल्ट 0 है। आज भी ईरान सीना तार कर खड़ा हुआ है और कह रहा है भेजो तो सही अपने सैनिकों को, लाओ तो सही अपने डिस्ट्रॉयर्स, उतारो तो सही अपने फाइटर जेट्स। जिस हथियार के दम पर दुनिया भर में अमेरिका छाती पीटता था और कहता था कि ये हमारे हथियार और हमने इसे तैयार किया है, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे दुनिया की कोई तकनीक छू नहीं सकती, उसको ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर के हथियार खुफिया ऑपरेशंस में फूंक दिए। हाथ क्या आया? 0, 0। बेहिसाब खर्च। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप का खर्चा बेहिसाब है, नुकसान बेहिसाब है। आंकड़े देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले 6 दिन में खर्च हो चुके हैं $11.3 बिलियन से ज्यादा। यह तो मैं सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं। इसमें 24 दिन का डेटा अगर आप इसमें ऐड कर दे तो समझ लीजिए $50 बिलियन तक पहुंच गया भाई साहब। मुख्य रूप से मिसाइलें, इंटरसेप्टर शुरुआती हमले में ही तबाह कर दिए गए। शुरुआती दिनों में $1 से $2 बिलियन पर डे का खर्च आया, लेकिन आने वाले समय में यह खर्च बढ़ता चला गया। हथियारों के मामले में तो कहते हैं $800 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो कुल मिलाकर आउटकम क्या है, नतीजा क्या है? दुनिया नतीजे की बात करती है, नतीजा मैं आपको बताता हूं। 1 महीने की जंग का लब्बो लुआब यह है कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप शो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 9 दिन चले तो हैं, लेकिन सिर्फ 2.5 कोस। इतना तामझाम, इतनी धमकियां, इतना पैसा, सोच से भी ज्यादा मजबूत अमेरिकी सेना, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट। डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल चुकी है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। उनकी धमकियों में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ हवाबाज हैं जिन्होंने हेडलाइंस बटोरी, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर 0 साबित हुए। 1 महीने के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहते हैं आज के रक्षा जानकार, रक्षा एक्सपर्ट्स, और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं? आइए डिबेट ओपन करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक सबसे धांसू इंटरनेशनल डिबेट की। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। अली अदनान रिजवी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, ईरान मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। अहमद मसीह खान, जर्नलिस्ट, अमेरिका से, यूएसए से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर सर, आपका रुख करते हैं। मेरा सवाल शॉर्ट और स्विफ्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के वॉर की तरह नहीं, उससे भी शॉर्ट है। अमेरिका ने 1 महीने में क्या हासिल किया, आगे की रणनीति क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवाबाजी करते रह गए? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया उसको आपने शॉर्ट एंड स्विफ्ट बोला, मैं बिल्कुल शॉर्ट जवाब दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी युद्ध में फंस गए हैं
जिसको वो जीत नहीं सकते, जिसको वो रोक नहीं सकते, और जिसमें से वो निकल नहीं सकते। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, दो चीजें इसके अंदर आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात, मिलिटरीली जो उनको नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो इस युद्ध का है, वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हुआ है। ये बात कई दफा मैंने कही है और फिर दोहराता हूं कि युद्ध हमेशा तीन फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं: इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट, और तीसरा जो एक्चुअल फिजिकल काइनेटिक फ्रंट होता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अमेरिका बहुत बुरी तरह मेरे हिसाब से मार खा रहा है। आप ये बात कई दफा हम समझ चुके हैं कि कितने कम पैसों की ड्रोन्स को मारने के लिए कितने ज्यादा पैसों के उनके हथियार खर्च हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 से 2 बिलियन डॉलर पर डे वो स्पेंड कर। उसके अलावा उसके अलावा उनको जिस तरीके का, देखिए, पैसा खर्च होना एक बात होती है, लेकिन जो उनके जितने भी बेसिस अमेरिका वेस्ट एशिया में थे, उस वेस्ट एशिया के बेसिस में से 13 बेसिस को बहुत गहरा नुकसान हुआ है। इस नुकसान का, देखिए, ये इसको मॉनेटरी टर्म्स में ही ट्रांसलेट करके नहीं देखने की जरूरत है। इसको ये भी देखना है कि आप इसको रिप्लेनिश कब कर पाएंगे, इसको दोबारा उस लेवल पे कब ले जा पाएंगे। इसकी ये बहुत बड़ी जो जो इशू होता है वो यही होता है कि आपका सामान चला गया युद्ध के मैदान से, वो दोबारा जब तक आएगा तब तक पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, जब मैं कहता हूं कि वो उसमें से निकल नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि कैसे निकलेंगे। आज आपको ईरान ने शर्त रख दी है कि आप जब यहां से जाएंगे तो अपने तमाम बेसिस को वाइंड अप करके ले जाएंगे, अपने सारे हथियार, गोला बारूद, सैनिक, गाड़ी घोड़ा सब लेकर के यहां से चले जाएंगे। इसका इम्पैक्ट एक ह्यूमिलिएशन तो है ही, उसके अलावा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पेट्रो डॉलर। जब वो वहां से चले जाएंगे तो जिस भी शेप में ईरान है, ईरान ही एकमात्र ऐसा वहां रह जाएगा जो कि शायद अपने आप को वेस्ट एशिया का दादा बता सके। और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा एक्सेप्ट इसके कि वो उसके साथ जाकर के मिले, उसके साथ चले। तो ये मेरा मानना है कि इससे सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान होने वाला है अमेरिका को। पेट्रो डॉलर खत्म होने के बाद आप देखिएगा किस प्रकार से जो अमेरिका की इकोनॉमी, आधी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर के ऊपर आधारित है। नहीं, वो कह रहे हाँ, होर्मुज नहीं खुला तो खत्म कर देंगे ईरान को। किसको खत्म करेंगे आप? क्या खत्म करेंगे? ईरान कोई चिड़िया है जिसको आप खत्म कर देंगे? देखिए, मैं बता रहा हूं, ईरान को बेहद नुकसान हुआ है, और इतना नुकसान हुआ है कि ईरान को शायद दशकों लग जाएं दोबारा अपने लेवल तक पहुंचने में। लेकिन बावजूद उसके आज ईरान ये नहीं कह रहा है कि हम आपकी शर्तें नहीं मानते या कोई नेगोशिएट करते हैं, 2 शर्त आप कम करो या 3 हम करो। वो यूं कहता है कि मैं 15 की 15 शर्तें आपकी रिजेक्ट करता हूं, और ये 5 शर्तें मेरी हैं, आप इनको मानिए तो बात करेंगे, अन्यथा आप जाइए। ये चीज वो सेना नहीं कह सकती जो कि मार खा रही है, हार रही है। ये भले ही फिजिकल उनको नुकसान हो रहा हो, लेकिन जो रेजिलियंस है, जो उनकी लड़ने की क्षमता है, उसको नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो है वो लगातार अमेरिका के ऊपर इस बात का दबाव रहेगा। तो आर्थिक रूप से अमेरिका बेहद बुरी तरह से इस युद्ध में मार खा रहा है, इसमें मेरे को कोई शक नहीं रह गया। जी। दूसरी चीज है, हाँ, दूसरी चीज, अब आप देखिए कि हम बार बार इसकी बात करते हैं कि मैं खरग आइलैंड को ले लूंगा। कैसे ले लोगे भाई खरग आइलैंड? पैराट्रूपर्स के साथ, पैराट्रूपर्स के साथ आप ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आपने खरग आइलैंड ले लिया, फिर क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? उसको जी। अगर आप आगे जाकर के उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप वहां पर रह नहीं पाएंगे। खरग आइलैंड बहुत कम दूरी पर है ईरान की मेनलैंड से, वहां से लगातार उसके ऊपर गन्स का, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का फायर होता रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की चीजें जो हैं काफी अनटेनेबल हो सकती हैं। इनको अब जो प्रयास सिर्फ ये डोनाल्ड करना ट्रंप के चाहिए रिजीम ने खास करके अमेरिका को भी बहुत सतही बना दिया, मतलब एक जो भरोसा था अमेरिका के ऊपर वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो देखिए, मैं चुका है। जी एक और इम्पोर्टेंट इशू, मेरे को एक दो लाइन और बोलने दीजिए। जी देखिए, जी एक सर। और इम्पोर्टेंट इशू है कि इस युद्ध के चलते इनके जो साथी हैं, जो एशियन साथी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो सुपर पावर एक मिडिल लेवल पावर ईरान से अपने आप को नहीं बचा पा रही है, तो वो हमारे को क्या रखे? जो एशियन उनके फ्रेंड्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, यूरोप उनको छोड़ के चला जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और यूरोप कहीं ना कहीं और कोई तरीका ढूंढेगा, यूरोप अब ऑलरेडी सोच रहा है इस बारे में। तो
वेस्ट एशिया गया, एशियन दोस्त गए, यूरोप गया, फिर आपके पास कहां रह जाएगा? अमेरिका की जो सुपर आज पावर कीर की छवि स्टारमर ने है कह दिया हम वो इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमारी लड़ाई नहीं है। आप इसी बिल्कुल के सही कह रहे रिजल्ट हैं। मैं में मना संजीव जी किया। से एक रिएक्शन ले लूं, क्या हासिल किया अमेरिका ने और अमेरिका के पास क्या विकल्प? संजीव जी। देखिए, 30 दिनों का ये युद्ध हो चुका है और इसमें जाहिर है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर जो अपनी कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेस के अनुसार वो हमले कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी को ये जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की उसमें उसने बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको जरूर उसने टारगेट किया और हिट किया और उसे हासिल किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के इस्लामिक रिजीम को अमेरिका ने बहुत ही सब्सटेंशियल तरीके से डिग्रेड किया है और उसको डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर जाकर के छुपने पे और वहां से ऑपरेट करने पर मजबूर कर दिया है। ये भी कोई दो राय, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन वहीं ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो भी उसने पिछले 47 वर्षों में इस तरीके के युद्ध की वो तैयारियां कर रहे थे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जिस तरीके के विचार दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बारे में रखते हैं, चाहे वो ईरान के इस्लामिक रिजीम का डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाली बातें हों, और वहीं अमेरिका और इजराइल का ये संकल्प कि आपको हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और जिस तरीके की एक बैर भाव 1979 ऑनवर्ड्स ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में रहा है, ऐसे में ये युद्ध एक न एक दिन होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर दिया है और अब ये युद्ध का 30वें दिन में है। लेकिन इतना मैं कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं कि दोनों ही पक्ष इसमें हार नहीं मानने वाले। यदि अमेरिका ने ये वॉर छेड़ी है तो जाहिर है कि अमेरिका मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि अमेरिका का कोई भी जो प्रशासन है और आने वाले समय में भी चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो, यदि वो इस तरीके का स्थिति बनेगी कि अमेरिका को वहां पे अपना उसका जो एक प्रभाव था, एक वर्चस्व था, अगर वो उसको खोने की बात आएगी तो अमेरिका किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। और ये अमेरिका जाहिर है कि युद्धों को हारने के लिए नहीं जाना जाता, ये बात स्पष्ट है। फटीक जरूर है, फटीक की वजह से विड्रॉ जरूर अनेक जगहों पर उन्होंने किया, लेकिन अमेरिका जाहिर है कि वो इजराइल के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत ही उसका एक कोर इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट रीजन में, और यदि वहां पर अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ तो फिर इजराइल का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ जाएगा, और जो कि ये अमेरिका होने नहीं देगा। मैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात सिर्फ नहीं कर रहा, पूरे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वहां की ज्यूइश लॉबी की बात कर रहा हूँ। और अमेरिका के पास जाहिर है कि अनेक कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेस हैं कि जिससे कि वो अपने वर्चस्व को रिस्टैब्लिश कर सकते हैं यदि उन्होंने इसको लूज किया, जैसा कि माथुर सर कह रहे हैं, इस तरह की आशंकाओं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये जहां तक ईरान की इस्लामिक रिजीम है, वो इस्लामिक रिजीम भी सरेंडर नहीं करने जा रही है, ये बात स्पष्ट है। वो हार भी नहीं मानेंगे, ये बात भी स्पष्ट है। तो आखिर वे आउट क्या है? अगर इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो वे आउट क्या है? वे आउट यही है कि दोनों ही पक्ष डायलॉग, डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन के रास्ते पर आए। ये जो कन्फ्रंटेशनल रुख यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम अख्तियार करेगी लंबे समय तक, और अमेरिका भी उसी तरीके की बातें अगर करेगा, डिली डालिंग करेगा, तो ऐसे में यह युद्ध लंबा चलने वाला है। और मैं इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म का नहीं देखता, इसे एक प्रोलॉन्ग जो है कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखता हूं, और जिसके कि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, और ये जाहिर है कि पूरे विश्व को डिस्टेबलाइज कर सकता है। अभी तक तो ये देखा गया है विवेक जी कि जिस तरीके के प्रवृत्तियां दिखाई गई कि ऐसे राष्ट्र जो कि मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इसको शांत न छेड़ने की देने की सलाहें दे रहे थे, उनके ऊपर ही मिसाइलें और ड्रोन आकर के गिरे हैं वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के ऊपर। तो ऐसे में वेस्ट एशिया के राष्ट्रों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही ज्यादा एक संयमित रिस्पांस रहा है। मैं अभी एक चैनल पे बैठा था और कोई एक स्पीकर थे, फेलो पैनलिस्ट, वो इस बात को कह रहे थे कि उनके पास तो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए। देखिए, सऊदी अरबिया, यूएई और सभी के पास बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन उन्होंने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो उसको उनकी कमजोरी ना समझा जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो। सऊदी अरबिया ने यमन में लड़ाई लड़ी है और एक कोalition भी बनाया था, और उनके पास भी फाइटर जेट्स हैं, उनके पास भी हर तरीके की कैपेबिलिटी रिसोर्सेस हैं, वो चाहे तो इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो जाहिर है कि उसमें बुद्धिमत्ता दिखाई है, पेशेंस दिखाया है, विजडम दिखाया है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये किसी के हित में नहीं है कि इसको आगे इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और एडामेंट रुख अपनाया जाए। बेहतर हो कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन पर जल्दी से जल्दी आए, और यही एक वे फॉरवर्ड है। अदरवाइज इसका जो
ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लंबा खींचेगा, ये इस बात की आशंका दिखाई देती है। जी, यूके देवनाथ सर। विवेक, 31 दिन की लड़ाई हो चुकी है। बिल्कुल। एज ए मिलिट्री पर्सन मैं यही कहूंगा कि युद्ध में ईरान मजबूती से टिका हुआ है। ईरान हारा नहीं है। जबकि सबका आकलन ये था कि खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का खुद का आकलन ये था कि ये युद्ध 5-6 दिन में वो जीत जाएंगे। इससे भी बड़ी चीज ये है कि अमेरिका युद्ध जीत नहीं पा रहा है। मिलिट्री तो भाषा में बात करें तो अमेरिका अपनी जो विल है वो ईरान पर थोप नहीं पा रहा है। मिलिट्री तौर पे देखें, ईरान ने जब जब जो चाहा किया। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसने कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जा रहा हूं, उसने बंद कर दिया। बिल्कुल। और अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स, इजराइल की इतनी बड़ी एयरफोर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, नहीं खुल पा रहा है। और अभी जो हमें अंदेशा लग रहा है नियर फ्यूचर में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान अलाउ करेगा। अब सवाल है कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। देखिए, युद्ध किस दिशा में जाएगा ये अमेरिका को तय करना है। ईरान ने जितना नुकसान सहना था सह लिया। इससे ज्यादा अब ईरान को क्या कर सकता है अमेरिका, बताइए। उन्होंने ऑलरेडी, अमेरिका ने दावा कर दिया है कि उन्होंने वहां पर 28,000 टारगेट्स को एंगेज किया है और टारगेट बचे नहीं है वहां पर हमला करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है। तो ईरान को और क्या नुकसान इजराइल या अमेरिका पहुंचा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये युद्ध बंद करना है, जो कि होगा बहुत जल्दी, इसको बंद करने के लिए अमेरिका मजबूरी से बंद करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है। ये सोचना कि अमेरिका खड़ग आइलैंड को जीत लेगा, क्या होगा? अगर जीत भी लिया अमेरिका ने खड़ग आइलैंड को, और ईरानी उसको गोला बारूद, बम, डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। दूसरी चीज, चलो अमेरिका खड़ग आइलैंड को इंटैक्ट साबुत जीत लेता है सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्या होगा? वहां खड़ग आइलैंड में तो कोई तेल का कुआं है नहीं ना। तेल तो खड़ग आइलैंड में आता है कहां से? ईरान से पाइपलाइन के जरिए आता है। बिल्कुल। तो ईरान ने उन पाइपलाइन का जो इनलेट है जहां से तेल डाला जाता है उस वाल्व को बंद कर देना चाहिए। तो ये युद्ध किस तरफ जाएगा? अमेरिका और इजराइल बम गिराते रहेंगे, थक जाएंगे, पैसे उनके खर्च हो रहे हैं, टैक्स पे परेशान है, किंग आउट नो किंग मूवमेंट चालू हो चुका है। रिपब्लिकन्स हारने वाले हैं नवंबर का इलेक्शन। जेडी वांस, जो कि सोच रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट से वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे 2028 में, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। डेमोक्रेट्स हर रोज पर्दे के पीछे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। जी अहमद साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका क्यों फंसा है? शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, ये जो 2 दिन पहले यहाँ पर नो किंग प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका में, बिल्कुल, वो सब में ज्यादा बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। तकरीबन 9 करोड़ अमेरिकी लोग रोडों पे निकले थे। बड़े से बड़े शहर तो छोड़े, छोटे शहर जो रेड शहर कहलाते हैं, जिसमें ट्रंप की अच्छी खासी सपोर्ट है, वहां पर भी मुजाहरे हुए थे। हैगर्स-टाउन, यहीं मैरीलैंड जहां मैं रहता हूं, वो छोटा एक रेड टाउन है जिसमें कि ट्रंप साहब की सपोर्ट है, लेकिन वहां पर भी मुजाहरे हुए। तो पूरे अमेरिका में ये मुजाहरे हुए हैं। 9 करोड़ अमेरिकियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस वक्त देखें, हो ये रहा है कि तजुब की बात है। अगर आप देखेंगे तो जो रिपब्लिकन पार्टी की तकरीबन 80% लोग इस जंग के हिमायत में हैं, और वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी है। क्योंकि अमेरिका में इस तरीके से है कि 30 मिलियन करीब वोटर रिपब्लिकन पार्टी के हैं, 30 मिलियन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और 40 मिलियन वोटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी के तकरीबन 80% लोग, जिसमें जो कि अगर आप नंबर्स देखें ना, नंबर्स हमेशा आगे रखा करें जिसी बात भी आप करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर आप नंबर्स नहीं रखेंगे तो फिर वो बात जो है कभी भी किसी तरीके से भी कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है। तो अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स है 24 मिलियन, वही सिर्फ
इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। हैरतनाक बात यह है कि इजराइल में भी 80% जो इजरायली जूज हैं वो इस जंग की हिमायत में हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है इसके खिलाफ है। यहाँ पर जो है इन्होंने हर आइलैंड की कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि शायद ये उतरेंगे, लग रहा यही है कि शायद ये करेंगे, ये उतरेंगे और इनको इसमें बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि देखें ईरान या अफगानिस्तान से अभी कुछ साल पहले यहाँ से शिकस्त खुर्दा होके गए थे अमेरिकन। अफगानिस्तान जो है उसकी आबादी ईरान के मुकाबले में आधी थी, और अफगानिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है ईरानियों के मुकाबले में 1 to 10, अगर इनके 300 हैं, अफगानियों के 350 कोई पर कैपिटा इनकम है डॉलर सालाना, और ईरानियों के तकरीबन 3500। तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत मुल्क है अफगानिस्तान के मुकाबले में, तो इनको अमेरिकियों को यहाँ पे शिकस्त ज़रूर होगी। देखिए, यहाँ पर कुछ जो वॉर मॉन्गर है, मार्क क्लीवन जो हैं वो ज़ायोनिस्ट हैं, यहूदी, जो बढ़ चढ़ के कहते हैं कि भाई आप जमीन पे घुसकर जो है चले जाएं। नहीं, ये वो देखिए लैंड वो सॉल्यूशन नहीं है। इस पे जो है हाँ। अमेरिकी खवातीन ने इनका मजाक उड़ाया है। मार्क क्लेवन का मजाक अमेरिकी औरतों ने उड़ाया है। नहीं, कोई आज की तारीख में बस ये बता दे अहमद साहब की इस 30 दिन में कौन सा ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने अचीव किया है। कोई एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया हो अमेरिका ने, तो समझ में आए कि भाई 30 से 31वें दिन में या 31वें से 32वें दिन में जंग में जाने का मतलब समझ में आता है। जब आपके हाथ खाली हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंकने के बाद, आपके डिफेंस इंडस्ट्री को मटिया मेट करके रख दिया ईरान ने। F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को उन्होंने अपने बेसिक से एयर डिफेंस से मार गिराया, तो आपकी तो साख मिट्टी में मिला दी। आपके हथियारों के जो बाजार का बबल था पूरी दुनिया में, आप जो अपने हथियार की विश्वसनीयता का ढोल पीटते थे, वो भी खत्म कर दिया। आप 31वें दिन के युद्ध में अभी आपके हाथ में जीरो है। 32वें दिन में आप क्या हासिल कर लेंगे, या अगले एक महीने में क्या अचीव कर लेंगे, सवाल अब इस बात का है। मैं इस पर रिजवी साहब का आंसर चाहूंगा। रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका रिजवी साहब। जी बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपको नमस्ते अर्ज है और तमाम पैनलिस्ट को सलाम। जी विवेक जी। जी, अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान अपनी तबाही के काउंटडाउन को गिनना शुरू कर दे। जी, ये रिपोर्ट और तमाम बातें सेंटकॉम के जो रिपोर्ट पर गुफ्तगू की जाए, 3500 सोल्जर भेजे जा रहे हैं जो जमीनी आएंगे और खार्क आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे। अभी हम इस गुफ्तगू पर अगर पूरी तरह तमाम जगहों से आंख खोल कर अगर बात करें, तो अभी तक हमने यही देखा कि अभी ईरान अमेरिका के 40,000 सोल्जर जो मिडिल ईस्ट में छुपे हुए हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कहां पर हैं, तमाम तर जो बेसिस तबाह होने के बाद ये 40,000 फौजी अमेरिकन जिन्होंने ह्यूमन शील्ड बना लिया है जीसीसी कंट्रीज के अवाम को, इंसानों को, और वो जो है छुपे हुए हैं किसी होटल्स में, किसी जो है ऑफिसेज में, जब अमेरिका इन्हें नहीं निकाल पा रहा है। अभी हमने देखा परसों नरसों ईरान ने इस बात कभी क्लेम किया कि आपके दुबई में 500 सोल्जर जहां पर थे उनके ठिकानों पर हमला करके उन्हें भी जो है परेशान किया। उसमें कितने मरे कितने जिंदा नहीं मालूम। तो ये 3500 भेजकर खार्क आइलैंड को कब्जा करने के लिए जो बात हो रही है, ये सिर्फ खाम ख्याली है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया वॉर है कि जहां पर ये चाहता है कि अगर ऐसा हो तो हम देखते हैं कहां तक अपनी बात को लेकर जा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें विवेक जी, दूसरी तरफ ईरानी सोच ये है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे लगता है कि आधे घंटे के लिए ईरानी स्टेट ऑफ होर्मुज खोल के इनका इस्तेमाल करेंगे कि आइए अमेरिकन ट्रूप्स आप आइए, क्योंकि वो जो दिल में अमेरिकी ट्रूप्स को मारने की आग इनके दिल में भड़क रही है, चाहे फौजी हो चाहे यहाँ की अवाम हो। अभी ये अर्ज कर रहे थे कि 80% लोग जंग चाह रहे हैं इसराइल और यहाँ वहाँ। ईरान में 100% लोग ये चाह रहे हैं कि सीज फायर नहीं, एंड ऑफ द वॉर चाहिए। तब तक के लिए हम इस जंग को आगे लेके बढ़ेंगे। और ये हम लोग नहीं समझ पाते, जमीनी अगर हकीकत देखें तो खार्क आइलैंड तक पहुंचने के लिए अमेरिकन को किसी स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरना होगा और एक लंबा तवील रास्ता तय करना होगा। ये कितना प्रैक्टिकल है? वो सऊदी की तरफ से आ सकते हैं, कुवैत की तरफ से आ सकते हैं, बहरीन की तरफ से आ सकते हैं, जरूरी नहीं उनको स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ से जाना होगा। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो खार्क के करीब में सऊदी और यूएई दोनों की सीमाएं लगती हैं जी, तो वहां से भी उनके बेसेस वहां पर हैं।
वहां से भी वो एंटर कर सकते हैं। आपसे अर्ज करना चाहूंगा विवेक जी कि वो बेसिस कितने सलामत हैं ये हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में देख लिया कि फिलहाल उनके पास ये तमाम तर जो बेसिस हैं तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अभी जो इनके एक जहाज पे जो एयरफोर्स की इतनी महंगी $700 मिलियन की अमेरिकन जो यहाँ पर खड़ी थी सऊदी बेस पे, उसको उड़ाया, तो कितने वो सक्सेसफुल है, कितने वो बचे हुए वो अपने वो आप बात में ठीक है, वो बात ठीक है। देखिए वो बातें चर्चा हो चुकी है। मैं आ रहा हूं माथुर सर, एक सेकंड दीजिएगा। मुझे बस एक बात बता दीजिए, दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है आज की तारीख में, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, फिर वो चाहे न्यूयॉर्क का हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, न्यूजीलैंड का ही क्यों ना हो। ईरान क्यों नहीं आगे आके कहता है कि ठीक है, हां बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। ईरान दुनिया के लिहाज से भी तो कुछ अपनी ड्यूटी निभाए। जी जी, ईरान ने पिछले 47 साल से दुनिया के ही एतबार से अपनी ड्यूटी निभाई है और उसने तमाम तर शर्तों में अपने आप को आगे आगे रखा है, कभी उसने अपनी शर्तों को नहीं तोड़ा है। और इसीलिए ईरान के पास तीसरा ये तजुर्बा है, यानी 2 बार इसके पहले हो चुका है। खासकर 12 डेज वॉर में ईरान वही था जिस पर टेबल पर बैठने के बाद पीछे से हमला होता है और सीज फायर की मांग पर वो सीज फायर कर लेता है, लेकिन वो तजुर्बा गलत निकला। 8 महीने के बाद फिर हमला हुआ। ईरान ने जब ये बात साफ कर दी है और ईरान को यकीन है कि हमें इस वक्त भरोसा नहीं है, अगर हम सीज फायर करेंगे इसका मतलब ये है कि एक बार फिर मौका देंगे अमेरिकन को कि 1 साल के बाद वो फिर हमला ईरान पर कर सके। ईरान की जो शर्तें हैं साफ साफ उस पे बात की जाए, अपनी मिलिट्री फोर्सेस अमेरिका यहाँ से निकाले और उस पे बात करने को ईरान बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि सीज फायर कर ले ताकि फिर 1 साल के बाद ईरान जो है अपने आप को हमले से घिरा हुआ पाए, ये अब नहीं होने वाला। मतलब आप अमेरिका या आप खास करके डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं करना चाहते। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे। माथुर जी देखिए, मैं 1-2 बातें बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ। जल्दी से थोड़ा सा माथुर जी। हाँ, बिल्कुल जल्दी बोलूंगा। जब मैंने कहा कि अमेरिका आर्थिक रूप से हार रहा है, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि वो मिलिटरीली भी हार रहा है। मिलिटरीली अमेरिका में और ईरान में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें हम देख रहे हैं, जो भी चीज वेस्टर्न साइड में होती है वो वेस्टर्न मीडिया में इमीडिएटली बता दी जाती है। आज आप देखेंगे दुनिया की हर चैनल का एक नुमाइंदा इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहा है। एक भी चिड़िया का बच्चा जो है वो ईरान से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। सब कुछ वहां पर सप्रेस किया हुआ है, इंटरनेट वहां पर बंद। 1 सेकंड प्लीज, आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला बीच में, काइंडली है। और वहां इंटरनेट पूरा बंद किया हुआ है। और ये जो 47 सालों की बात कर रहे हैं, ये 47 सालों में जितना ऑपरेशन, जितना इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ईरान में हुआ है, उतना मेरे ख्याल से कदापि नहीं हुआ होगा पूरे इतिहास में। लेकिन ईरान तो हमारा पार्टनर रहा सर। ईरान से हमारी दोस्ती अच्छी रही। ईरान ने हमें चाबहार बनाने के लिए जगह दिया। ईरान ने स्ट्रेटेजिक हमारे लोकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। मिलिटरीली बात कर रहा हूं, इनफैक्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। और इतना मैं आपको बता देता हूं कि आज की जो कैजुअलिटी फिगर ईरान का है वो 2000 के आसपास है। और जो ईरान ने अपने आप उनके सैनिकों ने पिछले 1-2 महीने में साल के शुरुआत में खत्म किए थे, वो 20-22 हजार था। तो ये कोई इसमें बात करने की वो नहीं है, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है विवेक। और ये बात हमको माननी है। और ये बात बिल्कुल आप निश्चित मान के चलें कि किसी भी कीमत पे कोई ताकत दुनिया की, कोई ईरान उनके सारे बेसिस को बंद करवा के यहां से अमेरिका को वापस भेज नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। बात करनी पड़ेगी वरना नुकसान होता रहेगा। ईरान में कितना नुकसान हुआ है इसका आप सर, लेकिन अगर ये मिडिल ईस्ट के देश कहें कि भाई हमें आपका बेस चाहिए ही नहीं, आप जाइए यहां से, आपकी वजह से रोज लफड़े हो रहे हैं, फिर क्या करेंगे? कोई नहीं कहेगा जी ठीक है। संजीव श्रीवास्तव इसी पर जवाब देना चाह रहे हैं। संजीव जी देखिए, अभी माथुर सर ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसका जो एकमात्र अगर उसका वे आउट है तो वो है डायलॉग। और मैं डायलॉग की जब बात कर रहा हूं तो मैं डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात करता हूं, अब्राहम एकॉर्ड्स की बात करता हूं। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की कि हम अमेरिका को समाप्त कर देंगे, अमेरिका को वाइप आउट कर देंगे और 100% ईरान की जनता अब युद्ध ही चाहती है, शहादत ही चाहती है और आप सारे बेसिस यहां से हटा ले जाइए, ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। ये विशफुल थिंकिंग कभी पूरी होने नहीं जा रही है, क्योंकि यदि अमेरिका ने वहां से अपने बेसिस हटाए तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल को तो आप अगले दिन वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे। अगर इसी तरीके की सोच रही सर, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को मैप से मिटा देंगे, ईरान का भूगोल बदल देंगे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे हैं। देखिए विवेक जी, लेट मी जस्ट कंप्लीट।
अमेरिका अगर ईरान के बारे में अगर इस तरीके के विचार रख रहा है तो वो ईरान के, मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात सोचता है, और न तो इसराइल ही ऐसी बातें सोचता है, मुझे नहीं लगता। और ये जो पूरी सिचुएशन है वो और ईरान के अंदर भी यहूदी रहते हैं, और उसी तरीके से इसराइल के अंदर भी मुस्लिम आबादी है, अरब मुस्लिम्स है। तो ये जो सोच है वो इस्लामिक रिजीम की इस तरीके की सोच रही है कि उन्होंने जायनिस्ट रिजीम कह के इसको पुकारते हैं, इसराइल को कोई रिकॉग्निशन नहीं देते, उसको होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, और आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो संगठन है, ये टेरर प्रॉक्सीज हैं। देखिए एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, आतंकवाद के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों की हम बड़ी आलोचना करते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी को हमको ये करना है, वो करना है, जीरो टॉलरेंस करना है। आतंकवाद चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा हो, चाहे वो ईरान में परस्यू किया जा रहा हो, उस तरह का सपोर्ट, आतंकवाद है, उसका हमें विरोध करना होगा और उसके बारे में क्लैरिटी लानी होगी, एक स्टैंड लेना होगा। हिजबुल्लाह को तो भारत सरकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती। देखिए उसके रीजंस हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब अमेरिका जब इजराइल के ऊपर देश की पॉलिसी के साथ जाएंगे ना संजीव सर। नहीं, देश की पॉलिसी देखिए अपनी जगह है, और हम देश की पॉलिसी के बारे में लगातार डिस्कस भी करते हैं, लेकिन एक जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी आपने माथुर सर से पूछा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिलिटरली सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अमेरिका क्यों नहीं हारेगा ये युद्ध, अमेरिका इसको लंबे समय तक क्यों लड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, पूरे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बात है, पूरे इजरायली एस्टेब्लिशमेंट की बात है, और अमेरिका इस तरीके के युद्धों को हारता नहीं है। ये बात है। अहमद साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अहमद साहब, उसके बाद मैं यूके देवनाथ सर और रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। अहमद जी। हाँ जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अमेरिका ने बदमाशी लगाई है, अमेरिका हर जगह बदमाशी कर रहा है, सबके आगे है, वेनेजुएला में जाके सदर को अगवा कर देता है। अब आपके ऊपर, इंडिया के ऊपर अभी 3-4 महीने पहले किस किस्म की इसने दबाव डाली, घटिया किस्म से। ये घटिया सदर है जो कि कह रहा है आसिम मुनीर के लिए कि बड़ा जबरदस्त ये जंगजू है, कभी कह रहा है बड़ा बहादुर है, कभी कह रहा है कि ये बड़ा ही शरीफ इंसान है। इस किस्म के ये जो है बेहुदा किस्म की बातें करता है। देखे, अमेरिका यहाँ पे गलती पर है। मुझे इंडिया की हमेशा पॉलिसी अच्छी रही है कि उन्होंने ये अमेरिका के साथ उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से पाकिस्तान उनका चेला है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये जो पिछले साल जो 12 दिन की जंग लड़ी गई थी, उस वक्त जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के ये जो सिपह सालार हैं वो अमेरिका वाशिंगटन डीसी के होटलों में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उनकी मुलाकात जो है डोनाल्ड ट्रंप से कराने वाला माइकल कुरेला थे। माइकल कुरेला जो इजराइल के बहुत ही करीबी जनरल समझे जाते हैं, वो माइकल कुरेला जो है उसके लिए मशहूर था कि इजराइल में उसको एक तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्सेस का चीफ माना जाता था। उन्होंने इसको यहाँ पर जो है ट्रंप के साथ इसकी जो है बनाई आसिम मुनीर की। फिर उन्होंने कहा उससे मई के महीने में जब पाकिस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी की थी, माइकल कुरेला ने कहा कि पाकिस्तान जो है फिनोमिनल पार्टनर है। मेरी गुजारिश अपने इंडिया के दोस्तों से है कि पाकिस्तान की फौज जो दहशतगर्द है उसके ऊपर आंख रखें। ये इस वक्त भी ईरान को धोखा देना चाह रहे हैं। ईरान इस बात को जानता है। झंडा लगा के 20 टैंकर निकाल लिए और अमेरिका को भेज दिया। ये ईरान को पता है, आईआरजीसी ने इसकी आलोचना की है। यूके देवनाथ सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूं। यूके देवनाथ सर। देखो विवेक, इस जंग में कौन सही है कौन गलत है वो अलग टॉपिक है। हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जंग कैसे चल रही है। दोनों मामले एकदम अलग है। जंग कैसे चल रही है, मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने जिस उद्देश्य से ये जंग चालू की थी उसमें दो तरह के देखना पड़ेगा। एक तो उनका सीक्रेट उद्देश्य क्या था। कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, हम ईरान को लॉन्ग डिस्टेंस से रॉकेट मिसाइल नहीं बनाने देंगे, ईरान हुती हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट ना करे। ये तो कहने की बात है।
असल में मैं आपको बताता हूं असली वजह क्यों अमेरिका ने ये जंग चालू की। 1979 के पहले ईरान का पूरा कच्चे तेल और गैस का जो व्यापार था वो अमेरिका के हाथ में था। शाह ऑफ ईरान वहां पर थे। कच्चे तेल के कुएं, ड्रिलिंग रिग अमेरिकन कंपनी चलाती थी, रिफाइनरीज अमेरिकन कंपनी चलाती थी। किस देश को बेचेंगे, किस देश को नहीं बेचेंगे, मार्केटिंग अमेरिकन कंपनी तय करती थी, और किस देश को किस कीमत पर बेचेंगे या नहीं बेचेंगे अमेरिकन कंपनी तय करती थी। वहां 1979 के बाद अमेरिका तिलमिला रहा है, उसको चाहिए था ईरान का कच्चा तेल। ये बाकी सब है वो एक कहानी है, ऊंट तंबू में किस बहाने से घुसा, बाकी सब बहानेबाजी है। IAEA ने 25 बार अपनी रिपोर्ट में आज तक कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। रॉकेट मिसाइल बनाने की बात है, कौन दुनिया आज अगर कोई देश भारत को धमकी दे कि भारत लंबी दूरी के रॉकेट मिसाइल ना बनाए, ये हम सुनेंगे क्या? दुनिया का हर देश अपने को डिफेंड करने के लिए कुछ ऑफेंसिव वेपन बनाता है। आज अगर वेपन ऑफ डेटरेंस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूं विवेक, आज अगर ईरान के पास ये मिसाइलें ना होती, अमेरिका और इजराइल तो ईरान को कच्चे तेल की तरह से कच्चा ही चबा के खा जाते। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि उनकी नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, अभी तक तो वो वहां पर स्विमिंग सूट पहन के अमेरिकन घूम रहे होते ईरान में। ये तो ईरान के लोगों की दूरदर्शिता है। मैं देखिए, मैं डिप्लोमेटिक, मैं मोरल की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो मैं पिछले 45 साल से ईरान में जो सत्ता में रहे हैं, मैं उनकी दूरदर्शिता की एज ए मिलिट्री पर्सन दाद देता हूं कि उनको मालूम था कि एक दिन लड़ाई होगी, मिसाइलों की दरकार होगी, और उन्होंने मिसाइल को डेवलप किया। मैं ईरान को 100 में से 100 नंबर देता हूं। देखिए, भारत में मैं भी DRDO में 3.5 साल काम कर चुका हूं। हम भी तो पृथ्वी मिसाइल बना रहे हैं, अग्नि मिसाइल बना रहे हैं। तो हमारे मेरे को मालूम है कि उसके लिए कितनी बड़ी साइंस, इंजीनियरिंग और तकनीक की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े रिसर्च लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है। एमटेक बच्चों से काम लेना पड़ता है, PhD के हजारों बच्चे काम करते हैं, तब जाके आप एक मिसाइल का कंट्रोल सर्किट बना पाते हैं। मुझे मालूम है। तो ईरान की मैं दाद देता हूं कि 45 साल में उन्होंने ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो कि 2000 किलोमीटर दूर जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, वो तो डियागो गार्सिया तक मार के बैठे हुए हैं, 4000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल। एग्जैक्टली। तो एज ए मिलिट्री मैन, देखो विवेक, मैं एज ए बतौर फौजी बात करूंगा ना वो जो भी है, एज ए फौजी मैं ईरान को 100 में से 100 नंबर देता हूं। मैं आज भी बोलता हूं कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो कुवैत के रास्ते से या ग्राउंड ऑपरेशन में घुसेगा। जी, जल्दी से रिजवी जी का रिएक्शन चाहेंगे। रिजवी जी। जी, बहुत शुक्रिया विवेक जी। बस 1 से 2 मिनट में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी हम लोग जो है वेस्टर्न मीडिया के दकियानूसी बातों में उलझे हुए हैं। अपनी जमीन के लिए लड़ाई करना ये टेररिज्म नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फ्रांस और यूरोपियन ममालिक में लड़ाई, जर्मनी के खिलाफ हम फ्रेंच वालों को टेररिस्ट नहीं कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान जब लड़ रहा था रद्द खिलाफ अपनी जमीन के लिए, हम टेररिस्ट नहीं कहते हैं। अपनी जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो ये बात कही जा रही है कि रिजवी साहब ने फिर हूती, हिजबुल्लाह और हमास, कताइब से क्या लेना देना आपका? आप अपने सरजमी, मतलब ईरान अपने सरजमी के ऊपर ध्यान दे। मैं आपसे विवेक जी, के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? आप क्यों इनको नर्चर करते हैं? विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात कंप्लीट हो जाए। वही सब बातें मैं कहूंगा जो आप सवाल करने वाले हैं। जी, जल्दी से आपसे कहना चाहता हूं कि ये तमाम सर जो तीनों के आपने नाम लिया है, ये तीनों ही कब बने? जब उन पर आकर अतिक्रमण किया गया, जब उनको आके उनकी जमीनें छीनी गई, उनसे घर से निकाला गया, उन्हें दर बदर भटकाया गया। जब बेरूत में इसराइल ने हमला किया, बेरूत तक पहुंच गए, तब हिजबुल्लाह बनी। जब इसराइली आकर उन फिलिस्तीनों को निकालने लगे तो हमास बनी। हम ये भूल जाते हैं, सिर्फ इनको देखने लगते हैं। और दूसरी बात ये जो बात कही जा रही है कि इसराइल से खबरें आ रही हैं, कितनी फिल्टर होके आ रही हैं, ये शायद हमको आपको खबर नहीं है। ईरान से कौन सी रिपोर्ट, कौन सी खबर कब चाहिए, अब मैं आपको भेज दूंगा। हर दिन की वो बता रहे कितने मारे गए, कब मारे गए। अपनी एक फौजी मरता है, शहीद होता है, फौरन वो बता देते हैं कितना नुकसान हो रहा है, कितनी मिसाइल्स मार रहे हैं, कितना पर पड़ रही है। सारी खबरें रिपोर्ट में आ रही, नहीं मालूम कैसे इन तक नहीं पहुंच रही है। और मतलब ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है। रिजवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मासूद सर आपका भी बहुत शुक्रिया, देवनाथ जी आपका भी शुक्रिया, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद मसीह खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझ गए होंगे आप अभी तक के डिबेट में
कि दोनों तरफ से कोई भी हाथ खींचने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि धमकी से काम चल जाए, लेकिन ईरान कहता है कि भाई आइए तो सही, फिर देखें किसमें कितना है दम। वो क्या है गाना एक बहुत मशहूर कि जम के रखना कदम, आ देखें किसमें कितना है दम। देखते हैं किसमें कितना दम है। अभी तो 30 दिन हुए हैं, बाकी अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, जैसे कि रक्षा जानकार बता रहे हैं। डिबेट में फिलहाल इतना है, वक्त ब्रेक का। ब्रेक को जाने से पहले बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।